नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। जहां हम लोग जो प्रतिदिन घटित घटनाओं पे जितना भी करंट अपडेट होता है उसको डिस्कस कर लिया करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया करते हैं। साथ ही साथ अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने स्टैटिक जीके का भी पार्ट डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करने का स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सवाल जवाब को। लेकिन उससे पहले हमारा कोड, डेली कोड हमारा रहता है। कोड आपका क्या है, कोड देखिए। बहुत अच्छा कोड आज मैं लाया हूँ। और क्या है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। तो अब आपको चुनना है, अब आपको तय करना है कि आपको डेली हर बार बार क्या करना है, कोशिश करना है या बार बार शिकायत करना है। अगर बार बार शिकायत करते रहिएगा कि ये कमी रह गया इस कारण मैं नहीं कर पाया, ये नहीं था मेरे पास इस कारण नहीं कर पाया, वो नहीं था मेरे पास इस कारण नहीं कर पाया, तो बस हारते ही रह जाइएगा। लेकिन कोशिश करिएगा, हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा प्रयास करिएगा, तो जीतना बिल्कुल ही आपके हाथ में है। ठीक है साथियों, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। देख लेते हैं आज की पहली खबर को। तो पहला खबर देख लीजिए। पहला खबर है यहाँ पे कि देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य जो बना है वो एमपी बना है, मध्य प्रदेश। आपको पता होगा अभी विगत कुछ समय से गिद्धों की जो संख्या थी वो बहुत ही तेजी के साथ क्या हो रहा था, गिर रहा था। बहुत ही तेजी के साथ उसका ह्रास हो रहा था संख्या में। लेकिन अब फिर से एक अच्छी खबर है कि ये संख्या क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और गिद्धों का जो सबसे बड़ा राज्य बना है जिसमें सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या है, सबसे ज्यादा आबादी है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश। और इसकी संख्या कितना है, इसका संख्या हो गया है 12,981। तो 12,981 मतलब लगभग लगभग 13,000 संख्या तक चला गया है। जबकि यह देखा जाए तो 2024 में इसकी संख्या 10,885 थी। अब सीधे लगभग लगभग 2,000 से ऊपर संख्या एक ही वर्ष में 2,000 से ऊपर बढ़ा है। जबकि 2019 में तो मात्र 8,397, मतलब कि 8400 के आसपास ही था। ठीक है, जनगणना कब से की जा रही है, तो 2016 से जनगणना की जा रही है। 16 सर्कल, 64 डिवीजन और 9 संरक्षित क्षेत्रों में इसको कवर करती है। इस तरह से इसका जनसंख्या किया जा रहा था। अगर इनके प्रजातियों की बात की जाए तो इसमें लगभग लगभग देखिए 9 से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। जिसमें अस्थायी प्रजाति तो है ही कुछ कुछ, और कुछ कुछ प्रवासी गिद्ध भी है जो कि बाहर से आते हैं। यहाँ के प्रवासी यहाँ के नहीं है, जो बाहर के प्रवासी गिद्ध है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, गिद्धों का जो ये संख्या गिर रहा था, इस गिरावट का कारण क्या है, तो गिरावट का कारण ध्यान रखिएगा। एक क्या है, चिकित्सा का दवा है, एक पशु चिकित्सा का दवा है। क्या नाम है इसका, डाइक्लोफेनाक। ठीक है, ये दवा का नाम ध्यान रखिएगा, डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक, ये दवा इसी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा था। और इससे इसको अब गिद्ध को नहीं दिया जा रहा था। जैसे मान लीजिए कोई एक पशु है, जैसे ये कोई एक पशु है, मान लीजिए एक भैंस है। ठीक है, तो पशु चिकित्सक जो है ये भैंस को दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस दवा को भैंस को दे रहे हैं, भैंस खा रही है। लेकिन धीरे धीरे जब ये भैंस का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जब ये मर गया तो उसके बाद क्या होगा, अब इसको डिकम्पोज करने के लिए, अब इसका अंत करने के लिए कौन आता है, गिद्ध आता है। आपको पता होगा गिद्ध जो है ये स्कैवेंजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी इस तरह के जीव जंतु जो मरे हुए होते हैं, जिनका मृत्यु हो जाता है, उनके लाशों में से ये क्या करते हैं, उसको खाते हैं। और उसी से इनका भरण पोषण होता है। तो एक तरह से समझिए कि समाज को क्या करते हैं, ये साफ सुथरा भी रखते हैं। ठीक है, तो यही दवाई अब जो भैंस के द्वारा गिद्ध के अंदर चली जा रही थी। और इसके बाद क्या हो रहा था, गिद्ध का जो गुर्दा है वो गुर्दा ही क्या हो जा रहा था, खराब हो जा रहा था। तो अगर एक बार सोचिए गुर्दा खराब हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको रहने में क्या होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, उसको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण इसकी संख्या क्या हो रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो जब ये पता लगाया गया तो उसके बाद संरक्षण का उपाय किया गया। और उपाय में क्या किया गया कि ये जो दवाई है, डाइक्लोफेनॉक, इसको क्या किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। और उसके बाद से इस संख्या में क्या है, बढ़ोतरी शुरू हो गई है। और ये क्या करते हैं, सबों का निपटान करते हैं, रोगों के प्रसार को रोकते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। आपको पता है ही, तो गिद्ध जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से समझिए तो एक बहुत ही अच्छी खबर है जो हम लोग को अभी मिली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, पंजाब के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। यहाँ पंजाब के ये सीएम है, भगवंत मान जी, इनका भगवंत मान नाम है। तो इनके द्वारा यह लाया गया है, अब नया यहाँ पे नियम कानून आ गया है कि पंजाब के स्कूल में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य है। ऐसे ही मैंने कल देखा था, कल आप लोगों को बताया था, कल के जो करंट अपडेट्स थे उसमें बताया था कि तेलंगाना में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य है। रेवंत रेड्डी के द्वारा कर दिया गया है, तो तेलंगाना में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य है। उसी तरह से अब पंजाब में क्या हो गया कि पंजाबी भी पढ़ाना है, भले ही आप पंजाब के हो या नहीं हो।
लेकिन अगर पंजाब के स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वहां पंजाबी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कक्षा 10 तक के लिए देखिए, कक्षा 10 के लिए पंजाबी को सभी स्कूल में मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य किया गया है। लागू होने वाला स्कूल कौन होगा? पीएसईबी जो है, सीबीएसई और सीआईएसई का जो भी है वो सारा, मतलब पंजाब में जो भी स्थित स्कूल है वो सब, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका उल्लंघन करते हैं तो सीधे 50,000 का जुर्माना है, यहाँ दंड है। ये पूरा का पूरा जो ये राज्य सरकार है उसी के द्वारा क्या किया गया है, इसको तय किया गया है। विवाद क्या है? सीबीएसई के मसौदा नीति में कथित रूप से पंजाबी को कक्षा 10 की विषय सूची से हटाया गया था। तो ये सीबीएसई के द्वारा हटाया गया था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सीबीएसई। सीबीएसई है सेंट्रल बॉडी, तो सीबीएसई के द्वारा हटाया गया, राज्य सरकार ने इसको क्या कर दिया, फिर से लागू कर दिया, ठीक है। केंद्र के द्वारा हटाया गया और राज्य सरकार ने इसको फिर से लागू किया, तो फिर से वही व्यवस्था क्या है, आ गई है, ठीक है। और देख लेते हैं, तो अगला देखते हैं सरकारी प्रक्रिया क्या है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर हमारे भाषा को, पंजाबी भाषा को हटाया क्यों जा रहा है, ठीक है। अगर कोई दूसरा राज्य है वो अपने स्कूल में अपने यहाँ क्या है तेलुगु भाषा पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से भाषा को हटाया जा रहा है, तो इसमें विवाद था। लेकिन बाद में राज्य सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको लागू कर दिया गया है। आगे देखिए सीबीएसई की सफाई क्या है, इसमें कहा कि मसौदा केवल सांकेतिक था, कोई भाषा हटाई नहीं गई है। ऐसा नहीं है कि भाषा को हटाया गया था, बस बोला गया था इस विषय में हम सोचेंगे, इसको सांकेतिक तौर पे एक तरह से दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब ये तो पता है आपको, राजनीति केंद्र में कौन है, केंद्र में है बीजेपी, और पंजाब में कौन है, आम आदमी पार्टी। अब तो विपक्ष अगर हो गया, विपरीत विपरीत पार्टी हो गया, तो अगर एक पक्ष कुछ कहेगा तो दूसरा उसका क्या करेगा, वो जो उल्टा है वो तो करेगा ही। भविष्य की योजना पे देख ले तो विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद पंजाब अपना शिक्षा नीति खुद से पेश करेगा और उसमें देखेगा कि क्या विषय रखना है क्या नहीं रखना, ठीक है साथियों। अगली खबर देख लेते हैं चर्चा में। एन चंद्रशेखरन जो कि रतन टाटा जो एंडोनमेंट फाउंडेशन है, आरटीई, तो इसके अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। ये जो रतन टाटा के द्वारा एंडोमेंट फाउंडेशन बनाया गया था, इसके संस्थापक कौन थे, रतन टाटा जी थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। ये एक तरह का जो है सेक्शन 8 की कंपनी है। देखिए सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, इसको समझिए। सेक्शन 8 एक तरह का एनजीओ कंपनी होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होता, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। इसका पूरा उद्देश्य क्या होता है, समाज सेवा करना, तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में क्या करना है, समाज का उत्थान करना है, उसके लिए कंपनी बनाई जाती है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में इन चंद्रशेखरन को क्या किया गया है, यह जो है कुर्सी दिया गया है। इसके होल्ड ट्रस्टी देख ले तो इसमें कौन है, तारपुर वाला, इनका नाम सुने होंगे, और आनंद शास्त्री। अगर सीईओ का देख जाए तो जमशेद पौंचा, पौंचा ध्यान रखना है आपको, नाम पौंचा है इस कंपनी के। टाटा सन्स के सीईओ वही सेम है, ठीक है। उद्देश्य देखिए समाज सेवाएं, टेक्नोलॉजी अनुसंधान और विकास। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टाटा कंपनी है, तो इसके कारण इसने टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया। और समाज सेवा तो है ही, समाज सेवा में आपका क्या है, कला भी आ गया, संस्कृति भी आ गया, खेल भी आ गया, ठीक है, तो सारा कुछ चीज आ गया। ये प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो टाटा ट्रस्ट से संयुक्त रूप से संचालित, ये स्वतंत्र रूप से संचालित है। तो ये अपना इसका पूरा का पूरा फाउंडेशनल बॉडी है, पूरा का पूरा इसका इकोसिस्टम है, उसी से चलता है। नियुक्ति का आधार क्या है, तो ये पहले जो रतन टाटा की वसीयत थी उसमें जो कार्यकारी थे उन्हीं लोगों के द्वारा, जो भी लोग थे उनके द्वारा ही निर्णय लिया गया कि इन चंद्रशेखरन को ही क्या किया जाए, यह जो है जिम्मेवारी सौंपी जाए, ठीक है। इसका और क्या दृष्टि है, तो महत्वपूर्ण जो भी पहलू होगा उसके मदद से अलग अलग तरह का ये क्या करेंगे, पहल करेंगे, अलग अलग तरह का नया नया सिस्टम लाएंगे, नया नया तकनीक लाएंगे, और उसके द्वारा क्या किया जाएगा, भारतीय समाज को सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 की कंपनी है तो इसका उद्देश्य है यही होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ सवाल को। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है, बताना आप लोग को कि कौन सा नया मिसाइल है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल, या फिर पृथ्वी थर्ड, या फिर नौसेना एंटी मिसाइल, या फिर अग्नि फाइव। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब है। इसमें सही जवाब है नौसेना एंटीसिप, यहाँ देख लीजिए, ये है ऑप्शन सी आपका जो है, ये आपका सही है, ठीक है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा किया गया है। ये क्या है, इसी के साथ रहता है नौसेना का। देखिए ये सरकारी कंपनी है और उसी के साथ ही रहता है, दोनों साथ साथ में काम करता है। तो यह कहाँ पे, चांदीपुर में, ध्यान रखना है, चांदीपुर में जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है, वहां से अपने पहली जो नौसेना एंटी मिसाइल है उसको सफलतापूर्वक क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। अब रक्षा मंत्रालय ने इससे कहा है कि जो ये चीन हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया मिसाइल है, इसने टारगेट पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और यह सफल रहा है। भारत के नौसेना के लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया पहल है। और एक तरह समझिए कि भारत का जो नौसेना है
जो पूरे के पूरे हिंद महासागर को चेक एंड बैलेंस करता है। पूरे के पूरे अगर हिंद महासागर में देखा जाए तो पूरा का पूरा हिंद महासागर में जिसका चेक एंड बैलेंस करने का उत्तरदायित्व है, इतना बड़ा क्षेत्र है। इकोनॉमिक जोन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ से गतिविधि होती है व्यापार की। तो वहां पे भारत को अपनी मजबूती तो साबित करनी ही थी। उसके लिए ये प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है और हम लोग के लिए गौरव का विषय है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है नायडू जी, ध्यान रखना है नाम नायडू, पूरा नाम तो इनका है राम मोहन नायडू। ठीक है, तो नायडू जी ने इन्होंने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको। विकल्प है आपके पास वाराणसी, पटना, चेन्नई या फिर मुंबई। तो सही जवाब क्या साथियों? सही जवाब है इसका चेन्नई। ठीक है, देख लीजिए खबर यहाँ पे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उन्होंने क्या किया है, चेन्नई जो हवाई अड्डा है वहां पे क्या कर दिया, यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इनकी तस्वीर लगा हुआ है यहाँ पे। उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे पूरा का पूरा लोगो लगाया हुआ है। और ये उड़ान उड़ान कैफे, उड़ान कैफे एक तरह समझिए सरकार की पहल भी है और सरकारी स्वतंत्र के द्वारा यह संचालित होगा। चलते हैं आगे। तो डीपी आईआईटी ने यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, डीपी आईआईटी, इन्होंने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो विकल्प आपके पास है पेटीएम, नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक या फिर सेबी। सेबी बताइए, चार में से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो इसका विकल्प सही कौन सा है? इसका विकल्प सही है यहाँ पे पेटीएम। देखिए कौन सा विकल्प सही है, पेटीएम। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं डीपीआईआईटी जो है यहाँ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, संवर्धन विभाग, प्रमोशन, संवर्धन क्या होता है? प्रमोशन। ठीक है, तो ये प्रमोशन डिपार्टमेंट है और फिर से पेटीएम, इसके बीच सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत का जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी उभर रहा है 21st सेंचुरी में, उसको क्या करना है? और बूस्ट करना है और उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। अक्सर फिनटेक जो है, फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फिनटेक का मतलब क्या हो गया? फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों के मिश्रण से, दोनों के सामंजस्य से जो कंपनी चल रहा है। और साथ ही साथ विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र हो गया जो भी नया नया आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए। ठीक है, स्टार्टअप को पेटीएम के व्यापक मर्चेंट नेटवर्क तक पहुंचे प्राप्त है कि हर, इसमें क्या है कि स्टार्टअप को पेटीएम का जो भी बहुत दूर दूर तक, पेटीएम का क्या है, रीच बहुत ज्यादा है, तो वहां तक क्या कर पाएगा, हर एक स्टार्टअप वहां पहुंच पाएगा और अपने उत्पाद का टेस्टिंग, वेरिफिकेशन जो भी सुविधा है उसका उपभोग कर पाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, आपको बताना है कि किस संगठन के साथ ये किया गया है। तो इसमें सबसे पहला आपका है भारतीय खाद्य निगम और इसरो, उसके बाद है निफ्ट, उसके बाद एचपीएमसी या फिर नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक, या फिर भी है एनटीपीसी और ओएनजीसी। इसमें बताना है आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड के द्वारा ये किया गया है। तो बताना है आपको कौन सा इसका सही जवाब है। तो ट्राइफेड ने हाल ही में राष्ट्रीय फैशन जो है निफ्ट, ये जानते होंगे आप लोग, निफ्ट एनआईएफटी, तो ये निफ्ट क्या है? फैशन वाला। ठीक है, तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, इसके द्वारा और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम जो है यहाँ पे एच, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे विकल्प था ना, हाँ ये रहा, ये विकल्प है एचपीएलसी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का ये जो संस्था है इसके द्वारा एक समझौता किया है, उस पर हस्ताक्षर किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में, जैसे देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ कलाकृति बना हुआ है, कितना खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है, ये सब आदिवासी संस्कृति जो है उन लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और बहुत सालों से बनाया जा रहा है। तो इसको और ज्यादा क्या किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा इसको बूस्ट किया जाए और आगे इसको बढ़ाया जाए, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है साइन और सिग्नेचर यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आज का जो आपका स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। हर दिन हम लोग स्टैटिक जीके भी देखते हैं, वो भी थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अगर पृथ्वी के उपग्रह का नाम पूछा जाए तो चंद्रमा है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून, पहले प्लूटो था, प्लूटो तो अब उसको हम लोग मान्यता नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ग्रह हट गया है, बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रह जो है वो हट गया, ग्रह अपने ही जगह पे है, हम लोग उसको मान्यता नहीं दे रहे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रह हट के, ऐसा नहीं कि ग्रह हट के भाग गया, ठीक है, वही अपने जगह पे, लेकिन हम लोग उसको मान्यता नहीं दे रहे क्योंकि ग्रह के रूप में उसको फिर स्टडी करना, उसके ऊपर अलग अलग तरह का रिसर्च करना और इतना समय लेना जो है बहुत ही लंबा समय का डिमांड कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
सबसे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या फिर सीरियस, सीरियस का ही नाम डॉग स्टार है, इसी को डॉग स्टार ही है। सबसे अधिक उपग्रह वाला अगर ग्रह देखा जाए तो बृहस्पति है 63, और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह भी है गैनीमेड। ठीक है। और सबसे छोटा देखा जाए तो डोमोस है, जो कि मंगल ग्रह का है। उसके बाद कुछ क्रांति देख लेते हैं हम लोग। क्रांति, काली क्रांति यहाँ पेट्रोलियम के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति कोको और चमड़ा उत्पादन के लिए, स्वर्ण रेशा क्रांति अगर देखा जाए तो जूट उत्पादन के लिए है, हरा रेशा क्रांति उर्वरक के लिए है, गुलाबी क्रांति यहाँ झींगा, झींगा उत्पादन, झींगा मछली आप लोग जानते होंगे, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स जो कि क्या किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में दवा बनता है। ठीक है। उसके बाद रजत रेशा क्रांति देखा जाए तो कपास का है, श्वेत क्रांति दूध और डेयरी, पीली क्रांति देखा जाए तो तिलहन, तिलहन दलहन, जिससे कि तिलहन से क्या होता है, तेल निकलता है। तिलहन का मतलब समझिएगा तेल, तो तेल निकाला जाता है जिससे, उसके क्रांति है, उसका उत्पादन के लिए। लाल क्रांति है मांस और टमाटर के लिए। रजत क्रांति अगर देखा जाए तो ये आपका अंडा के लिए। सिल्वर और सुनहरी क्रांति देखा जाए तो ये बागवानी के लिए है। ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करेंगे, जिससे क्या हो हम लोग को इसमें अपडेट बनाना है। ठीक है। इसी के साथ जो भी आज सवाल बन सकते थे, जितने करंट अपडेट्स हो सकते थे, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से गुजारिश है, हर रोज करता हूँ, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। लगभग लगभग 73% जनता अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रही है, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे हमको सहयोग हो जाएगा, हमको एक बूस्ट मिल जाएगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाइएगा तो जो भी अगला वीडियो आएगा, अगला अपडेट आएगा, अगला सूचना आएगा, अगला कंटेंट आएगा, वो आपसे पहुंच जाएगा यहाँ से। ठीक है। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक पढ़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।